सबसे पहले सिलेबस में जो टॉपिक मेंशन है वो 2-3 लाइन का सिलेबस है, बहुत छोटा सिलेबस है इसका, तो वो मेंशन होना चाहिए पहले ही, जिससे आप क्लास में जब पढ़ रहे हो तो आप ये पता लगा पाओ कि क्लास में कौन सा टॉपिक हो गया है। ठीक है, तो पहले सिलेबस नोट कर लो आप जहाँ भी नोट कर रहे हो। ठीक है जी। मीनिंग, टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। इसका फिर दूसरा टॉपिक है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इसी के साथ हम पढ़ेंगे मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन। पूरी कम्युनिकेशन की प्रोसेस में क्या क्या बैरियर्स आ सकते हैं, रुकावटें आ सकती हैं, वो भी मेंशन है आपका। और लास्ट टॉपिक है मास मीडिया एंड कम्युनिकेशन। मास मीडिया एंड कम्युनिकेशन। सोशल कम्युनिकेशन भी बोलते हैं इसको। मास मीडिया कम्युनिकेशन एंड सोसाइटी से इंटरलिंक कैसे है, वो सारी चीज़ें। अब ये टॉपिक डायरेक्टली मेंशन नहीं है आपके सिलेबस में, लेकिन इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि प्रसार भारती, ऑल इंडिया रेडियो, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, इन सब से क्वेश्चंस आते हैं। एफएम फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेटर, इससे क्वेश्चंस आते हैं। जो भी हम पढ़ेंगे अब आने वाली क्लासेस में वो इन 4 टॉपिक की ही सब कैटेगरी होंगे। ठीक है, मेजर टॉपिक जो आपके सिलेबस में मेंशन है वो तो 3 है, ये अलग से है जो मैंने लिख दिया है क्योंकि हर बार क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं।
तो कम्युनिकेशन को कैसे डिफाइन करेंगे आप बताएं। जो कम्युनिकेशन वर्ड है इसको कैसे डिफाइन करेंगे आप। अच्छा, कोई है जो सिर्फ हिंदी में लिख रहा हो, बाइलिंगुअल ना। कम्युनिकेशन को डिफाइन कैसे करोगे। अपने आप से कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। चलो ठीक है। तो कम्युनिकेशन क्या है, ये एक कंप्लीट प्रोसेस है जिसमें आइडियाज, थॉट्स, फीलिंग्स का एक्सचेंज होता है बिटवीन टू इंडिविजुअल्स और बिटवीन ग्रुप्स बाय यूजिंग कॉमन मेथड्स लाइक सिंबल्स, एक्सप्रेशंस। तो उसे हम चैनल बोल देते हैं। ठीक है। तो सिंपली क्या है, कम्युनिकेशन एक कंप्लीट प्रोसेस है जिसमें हम अपने आइडियाज़, फीलिंग्स, थॉट्स को शेयर करते हैं दो लोगों के बीच में, या दो ग्रुप भी हो सकते हैं, और इसके लिए एक कॉमन मेथड यूज़ किया जाता है तो उसे हम चैनल कहते हैं। भाई आप किसी दूसरे से बात करोगे तो कोई ना कोई चैनल फॉलो करोगे ना। अगर आप बात कर रहे हो तो ओरली कर रहे हो। अगर आप दूर बैठा हुआ कोई व्यक्ति है उससे बात कर रहे हो तो उसके लिए आप मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करोगे। ठीक है। ईमेल कम्युनिकेशन भी होता है क्योंकि तो वहाँ पे मेथड्स कौन सा हो गया, ईमेल कन्वर्सेशन हो गया। तो इसका एक डेफिनेशन नोट कर लो आप। द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, the process of exchanging information, ideas, the process exchanging information, ideas, thoughts or feelings between two individuals or groups, by using common system of symbol, sign or behavior. By using common system of symbols, sign or behavior. दो लोग होने चाहिए प्रॉपर कम्युनिकेशन के लिए। एक जो मैसेज को डिलीवर करेगा उसको सिंपली बोलते हैं सेंडर। दूसरा जिसके पास मैसेज जाएगा यानी कि वो मैसेज को रिसीव करेगा उसको बोलेंगे रिसीवर। अब सेंडर को अगर मैसेज सेंड करना है रिसीवर के पास तो किसी न किसी कम्युनिकेशन चैनल का यूज़ करेगा वो, और मैसेज अगर वो टाइप कर रहा है तो उसकी एनकोडिंग भी करनी पड़ेगी। एनकोडिंग क्या होता है, एनकोडिंग डिकोडिंग। हाँ जी, एनकोडिंग नहीं, सही है, सही बताया। हाँ, रफ डायग्राम बनाओ। ये सेंडर उधर रिसीवर। सेंडर, मैसेज और रिसीवर, ये एक रफ डायग्राम है।
और ये जो मैसेज डिलीवर होगा सेंडर से रिसीवर की साइड, इसके लिए एक प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पे ही इस्तेमाल करेंगे हम एक चैनल। कम्युनिकेशन चैनल का यूज़ किया जाएगा। अब कहाँ पे एनकोडिंग आएगा, कहाँ पे डिकोडिंग आएगा, ये बताओ। ठीक है, एनकोडिंग में होता क्या है ये तो समझ आ गया। सेंडर ही एनकोडिंग करेगा मैसेज को एनकोड करेगा और रिसीवर उसको डीकोड करेगा। क्या होता है एनकोडिंग में? सिंबल, टेक्स्ट, नंबर्स, जो भी वो ऐड करना चाहे मैसेज में उसे ही बोलेंगे एनकोडिंग। अब उस लिखे हुए मैसेज को सामने वाला समझने के लिए उसको डिकोड करेगा, तो उसको वो लैंग्वेज आनी चाहिए, तो उसे डिकोड करना कहते हैं। जब रिसीवर उस मैसेज में लिखी हुई बातों को समझ जाए, इसको कहेंगे डिकोड करना। ठीक है। अब जैसे बहुत सारे मिलिट्री ऑपरेशंस होते हैं, उसमें एनकोडिंग और डिकोडिंग का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। कुछ मैसेजेस ऐसे होते हैं जो सभी के पास नहीं जाने चाहिए, कुछ पर्टिकुलर पर्सन्स के पास ही भेजे जाते हैं, तो फिर उसे डिकोड किया जाता है। उसको कुछ लोग ही समझ सकते हैं जिनको उसकी ट्रेनिंग दी गई हो। आर्मी में ऐसा होता है, भाई मैसेज डिलीवर करता है कोई ऑफिसर दूसरे ऑफिसर्स को, तो मैसेज बीच में लीक होने का खतरा होता है। अगर कोई इंडियन आर्मी की प्लानिंग है और वो प्लानिंग ही लीक हो जाए और किसी दुश्मन के पास वो मैसेज चला जाए और वो उसको डिकोड करने में सक्सेस हो जाए, तो हमारी प्लानिंग तो वो पहले से ही जान लेगा। तो डिकोड का मतलब है सामने वाला रिसीवर को भी वो समझ आना चाहिए। तो सामने जो रिसीवर है जिसको हम मैसेज भेज रहे हैं, उसको उस बात की ट्रेनिंग दी जाती है कि वो उस मैसेज को डिकोड कर पाए। कई मूवीज में आपने देखा होगा ना, कोड वर्ड में मैसेज भेजते हैं, तो वो सामने वाला जिसको बताया गया है कि इस कोड का मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, तभी वो डिकोड कर सकता है। तो सिंपली डिकोड का मतलब ये है कि जब रिसीवर मैसेज को समझने लायक है या मैसेज को समझ सकता है, उसे ही कहते हैं डिकोड करना। और एनकोड करना, सामने वाला जिस भाषा में मैसेज समझे, जिस टेक्स्ट को समझे, जिस सिंबल का यूज करके वो मैसेज समझे, उसे एनकोडिंग करना कहेंगे। तो सिंपली मैसेज को टाइप करना एनकोडिंग हो गया। अब सीधी सी बात है, उसी लैंग्वेज में उसी टेक्स्ट में टाइप करेंगे जो सामने वाले को समझ आएगी, तो उसे एनकोडिंग करना बोलेंगे। और सामने वाला रिसीवर जब उसको पढ़कर समझ जाए तो उसे कहेंगे डिकोडिंग करना। तो डिकोडिंग कौन करेगा? रिसीवर। एनकोडिंग कौन करेगा? सेंडर। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब क्या रिसीवर फीडबैक दे सकता है? रिसीवर फीडबैक दे सकता है, तब ये प्रॉपर टू वे कम्युनिकेशन कहलाएगा। अभी अगर ये इस फीडबैक वाले प्रोसेस को मैं इससे एक्सक्लूड कर देता हूं और इतना ही रहने देता हूं, तो ये वन वे कम्युनिकेशन कहलाएगा। यानी कि मैसेज एक तरफ से जाएगा, सामने वाला रिसीव करेगा, सामने वाला रिप्लाई नहीं कर सकता उस मैसेज पे। ठीक है, दैट इज वन वे कम्युनिकेशन। टू वे कम्युनिकेशन, सेंडर रिसीवर के पास मैसेज भेजेगा, रिसीवर अपना जवाब, अपना आंसर उसको देगा, तो इसे बोलेंगे फीडबैक देना। ठीक है। कई बार फीडबैक एक तरफ से एक बार ही दिया जा सकता है, एक टाइम पर एक तरफ से ही दिया जा सकता है, और कई सिचुएशंस ऐसी हैं कि साइमल्टेनियसली फीडबैक दोनों साइड से दिया जा सकता है। इसके लिए आपने आईसीटी में पढ़ा होगा, आईसीटी में पढ़ा होगा क्या? सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स, ये पढ़ा होगा आईसीटी में।
सिंप्लेक्स का मतलब है वन वे कम्युनिकेशन है, एक टाइम पर एक तरफ से मैसेज भेजा जाएगा, सामने वाला सिर्फ रिसीव कर सकता है, रिप्लाई नहीं कर सकता। एग्जाम्पल, वो हाफ डुप्लेक्स में आएगा, तो इसमें आ जाएगा टीवी रेडियो। टीवी पर कुछ भी देख रहे हो आप, आपको लगता है कि आप बीच में बोलोगे कि रुक जाओ अभी चाय लेके आता हूं, रुक जाएगा वो? नहीं रुकेगा, रिप्लाई आपका पहुंचेगा नहीं वहां तक। रेडियो भी ऐसा ही है, सिर्फ एक तरफ से ब्रॉडकास्टिंग होगी और ऑडियंस तक पहुंचेगा, ऑडियंस रिप्लाई नहीं कर सकती, उसे कहते हैं सिंप्लेक्स टेक्नोलॉजी। ठीक है, वन वे कम्युनिकेशन। हाफ डुप्लेक्स में क्या है, दोनों तरफ से कम्युनिकेशन होगा, टू वे कम्युनिकेशन होगा, लेकिन एक टाइम पर एक तरफ से, सेम टाइम पर दोनों एक्टिव नहीं होंगे, सेंडर और रिसीवर सेम टाइम पर दोनों एक्टिव नहीं होंगे। इसका एग्जांपल वॉकी टॉकी हो जाएगा। इस तरफ से कोई बोलेगा ओवर एंड आउट, देन वो एक्टिव होगा सामने वाला अपना मैसेज देने के लिए। एक ही टाइम पर दोनों बोल नहीं सकते, दोनों मैसेज नहीं भेज सकते, दोनों रिसीव नहीं कर सकते, वॉकी टॉकी। आर्मी में और ट्रैफिक पुलिस के पास हमने देखा है वो वॉकी टॉकी इस्तेमाल करता है। ठीक है, थर्ड वाला है फुल डुप्लेक्स, यानी कि ये भी टू वे कम्युनिकेशन होता है और साइमल्टेनियसली होता है एक ही टाइम पर, जैसे कि मोबाइल फोन कम्युनिकेशन। मोबाइल पे दो लोग बात कर रहे हैं, अगर सामने वाला सही बात नहीं कर रहा है तो वो इंटरप्ट कर देता है, बीच में बोलता है ना अभी रुको मैं आता हूं, तो साइमल्टेनियसली दोनों तरफ से हो रहा है ना। तो इसमें एग्जांपल में आ जाएगा आपका मोबाइल कम्युनिकेशन। तो पूरा कम्युनिकेशन ही तो है, ये टेक्नोलॉजी है, ये इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। ठीक है, तो आईसीटी में आप पढ़ते हो टेक्नोलॉजी है, किसमें? सिंप्लेक्स में कैसे दोगे फीडबैक? हाँ, वो डिले कम्युनिकेशन में आ जाएगा। हाँ हाँ, इंस्टेंट की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है नॉइज का, कम्युनिकेशन में एक नॉइज का कॉन्सेप्ट आता है। नॉइज का मतलब शोर शराबा नहीं होता, दो लोग बात कर रहे हो बीच में जो रुकावट है उसे नॉइज कहते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं साउंड सिस्टम चल रहा है उसी को नॉइज बोलेंगे। तो नॉइज वाला जो सिस्टम है इसमें कम्युनिकेशन में, ये पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था 1948 में। शैनन एंड वीवर, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था नॉइज वाले कॉन्सेप्ट को, इससे पहले ये कॉन्सेप्ट नहीं था। ठीक है, यानी कि रुकावट। ये मॉडल भी हम पढ़ेंगे जो अभी टॉपिक में मेंशन किया है ना कम्युनिकेशन मॉडल, उसमें शैनन वीवर मॉडल भी हम पढ़ेंगे, एरिस्टोटल मॉडल भी पढ़ेंगे उसमें। इतना क्लियर है? यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। वो टेक्नोलॉजी है और प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन हम इसमें देखते हैं जब बातचीत करते हैं। अब लिखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन।
तो कम्युनिकेशन में लिख लो ये आर्ट भी है और साइंस भी है, क्योंकि प्रॉपर सिस्टम फॉलो होता है और क्रिएटिविटी भी ऐड होती है इसमें, इसलिए आर्ट हो जाता है वो। तो इट इज अ आर्ट एंड साइंस बोथ। कम्युनिकेशन जो है आर्ट भी है अपने आप में और साइंस भी है, क्योंकि एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो होती है, इसलिए साइंस है। और क्रिएटिविटी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो अपनी बात को और अच्छे से कैसे सामने वाले तक पहुंचाने के लिए, तो वो आर्ट भी हो गया। ठीक है, क्या हुआ दोबारा बताना है? सेकंड लिखो, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। प्रोसेस इज कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन का। कैसे? आसान तो लग रहा है, कॉम्प्लेक्स कैसे है? हाँ, और जो मैसेज हम डिलीवर करना चाहते हैं उससे पहले हमें जिसको भेजना है उसके बारे में पता होना चाहिए, उसको कौन सी लैंग्वेज आती है, कौन सी भाषा समझता है वो, क्या उसकी नीड है, क्या रिक्वायरमेंट है, तभी तो हम एक इन्फ्लुएंस क्रिएट कर पाएंगे सामने वाले पर। जैसे पॉलिटिकल लीडर्स की स्पीच सुनते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स अगर कहीं पर जाते हैं तो वो अपने आप को उस एरिया के अकॉर्डिंग और वहाँ के रहने वाले लोगों के अकॉर्डिंग ही एकदम ढाल लेते हैं, देखा है? तभी तो वो एक परफेक्ट इन्फ्लुएंसर हो पाते हैं। क्योंकि देखो, कम्युनिकेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व होना सिर्फ इतना नहीं होता कि अपना मैसेज सामने वाले तक पहुंचाना, उस मैसेज को किस ऑब्जेक्टिव से हम डिलीवर करना चाहते हैं, हमारी स्पीच के बाद वो ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ है या नहीं हुआ है, तो आपका कम्युनिकेशन सक्सेसफुल रहा। अगर सिर्फ बोल के आ गए और उसका कोई फर्क नहीं पड़ा वहां पे, तो फिर कम्युनिकेशन सक्सेस नहीं माना जाएगा। कई लोगों को आप देखते हो, अगर पर्टिकुलर एरिया में बोलने के लिए जाते हैं तो उसके बारे में जरूर बात करेंगे, वहां पे वहां के लोगों की जो खास बात होगी उसके बारे में जरूर बात करेंगे। जैसे बिहार में लोग जाते हैं पॉलिटिशियन, वो गमछा पहले लेके जाते हैं, मतलब समझ रहे हैं, अपनापन दिखाना। काम एक ही है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करना लोगों को, हमारी जो पॉलिसीज हैं, हमारी जो बातें हैं वो लोगों के दिमाग में सेट हो जाए। और अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ईवीएम पे बटन दबा दें, ये वाला, यही उद्देश्य होता है इतनी बड़ी बड़ी बातें करने का, और कोई नहीं। ठीक है, तो प्रोसेस कॉम्प्लेक्स है क्योंकि बहुत सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है। अगर मैसेज बहुत ज़्यादा लेंदी हो गया तो ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला पूरा उसको पढ़ेगा ही, तो फिर हमने जो चाहा था कि ये पूरी बात उस तक पहुंच जाए वो पहुंच ही नहीं पाई। तो इसलिए ये प्रोसेस जितना आसान लगता है, इजी लगता है, उतना कॉम्प्लेक्स भी है। ठीक, तीसरा लिखो, लर्नेबल स्किल्स। बहुत सारी चीजें हमें सीखने को मिलती हैं इससे। लर्नेबल स्किल्स, बहुत सारी चीजें हमें सीखने को मिलती हैं। फिर डायनामिक इन नेचर, डायनामिक इन नेचर कैसे, इसको बता दो भाई, डायनामिक कैसे है? हाँ, मतलब कुल मिला के स्क्रिप्ट लिख दी और उसको याद करने से काम नहीं चलेगा। स्क्रिप्ट हमने याद कर ली, सामने कौन है उसके अकॉर्डिंग तो हमें चेंजेस करने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो जब कोई किसी क्लाइंट को हैंडल करता है, तो जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज में जब किसी एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दी जाती है तो एक फॉर्मेट बता दिया जाता है उसको कि क्लाइंट से बात कैसे करनी है। अब उस फॉर्मेट में जो जो पॉइंट्स लिखे हैं सिर्फ वही याद करके और वही पॉइंट्स सब पे फॉलो करे तो क्या उसका टारगेट अचीव हो जाएगा? नहीं, अलग अलग टाइप के लोग आते हैं। अब उसमें सिखा देते हैं गुड मॉर्निंग से शुरू करना है, अब सामने वाला सीधे बोल रहा है कहाँ पर हो, किस लिए फोन लगाया, अब वो इतना सुनने के बाद गुड मॉर्निंग बोलेगा, तो ऐसे तो स्क्रिप्ट फेल हो गई उसकी। तो डायनामिक होता है, यानी कि सामने वाले के अकॉर्डिंग हमें चेंजेस करने पड़ते हैं। अभी
कोई पॉलिटिशियन यहाँ सब बिल्कुल माइंडसेट बना के गया था कि रामलीला मैदान में बहुत ज़्यादा भीड़ होगी और ऐसे ऐसे बोलूँगा मैं, वहाँ पता लगा 10 लोग थे। सारा बोलने का मोटिवेशन रखा रह गया। अब कैसे हैंडल करोगे? बोल के तो आना पड़ेगा, लौट के नहीं आ सकते। तो डायनामिक होता है, हमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंजेस करने पड़ते हैं। ठीक है, फिर लिखो फ्लो ऑफ आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन। फ्लो ऑफ आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन में आइडियाज और इंफॉर्मेशन का फ्लो होता है। लास्ट लिख लो कंप्लीट मैसेज होना चाहिए, अधूरा नहीं। कंप्लीट मैसेज होना चाहिए। ठीक है, अब कोई भी कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव कैसे हो सकता है, उसके लिए हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है आपका 7 C's का। यानी कि आप जो मैसेज, यानी कि सेंडर जो मैसेज सेंड करना चाह रहा है रिसीवर के पास, वो मैसेज बहुत ज़्यादा इफेक्टिव कैसे हो सकता है, कैसे हम अपने मैसेज को ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। तो उसके लिए 7 C's का कॉन्सेप्ट है। तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें आएंगी एक बार नोट करो, उन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले लिखो करेक्टनेस। करेक्टनेस, आपका मैसेज जो टाइप किया है वो एकदम करेक्ट होना चाहिए। 7 C's में पहला सी क्या कह रहा है? करेक्टनेस। दूसरा लिखो क्लियरिटी। क्लियर होना चाहिए। करेक्टनेस का मतलब क्या है? सही कैसे सही? मतलब वर्ड्स ग्रामेटिकली सब करेक्ट होना चाहिए। वो जो मैसेज टाइप किया है वो ग्रामर के आधार पर, वर्ड्स के आधार पर वो एकदम करेक्ट होना चाहिए, उसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और क्लियरिटी का मतलब कैसे? हाँ, रीडेबल हो, इजी टू अंडरस्टैंड हो। तो क्लियरिटी में लिख लो इजी टू अंडरस्टैंड, समझने में आसान हो। अब इंग्लिश में हम जार्गन्स यानी कि बहुत टफ वर्ड इस्तेमाल करते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो टफ वर्ड इस्तेमाल किए जाएं। ये सामने वाले पर डिपेंड करता है कि हमें कैसी टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करनी है मैसेज में। तीसरा लिखो कंसाइसनेस। इसका मतलब अननेसेसरी वर्ड्स इंक्लूड नहीं करना है, शॉर्ट रखना है, और आपका मीनिंग जो आप कहना चाहते हो वो मीनिंग बस कंप्लीट होना चाहिए। उसमें अननेसेसरी कुछ बातें उसमें नहीं लिखनी है। जैसे कोई मैसेज भेज रहा है तो कोई चीज़ समझाने के लिए हम बहुत सारे एग्जाम्पल भी लिख देते हैं उसमें, ऐसा नहीं है। शॉर्ट में होना चाहिए और टू द पॉइंट होना चाहिए। अननेसेसरी वर्ड्स, सेंटेंस उसमें नहीं होने चाहिए, जिससे सामने वाले को भी कम टाइम लगे उसको समझने में। ठीक है, लिख लेना इसमें मैसेज इन फ्यू वर्ड्स एज पॉसिबल। जब पॉसिबल हो तो कम से कम शब्दों में आपका मैसेज होना चाहिए। अब इतने भी शब्द कम मत कर देना कि मीनिंग ही लूज कर दें उसका। कहना चाह रहे थे कुछ और, लेकिन छोटा करने के चक्कर में जो मैसेज मीनिंग देना चाह रहे थे हम, वो मीनिंग
उसका निकल नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा छोटा हो गया है। फोर्थ लिखें कंप्लीटनेस। तो इसका मतलब वही है, आप अपनी बात कहने के लिए सामने वाले को जो मैसेज कर रहे हो वो सारी इंफॉर्मेशन उसमें इंक्लूड होनी चाहिए। द मैसेज शुड इंक्लूड ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन। द मैसेज शुड इंक्लूड ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन। प्रोवाइड आंसर्स टू ऑल क्वेश्चंस। अगर दो कम्युनिकेशन चल रहा है, बीच में अगर क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं तो उनका आंसर भी कंप्लीट दो आप टाइम टू टाइम, तभी वो कम्युनिकेशन आपका कंप्लीट माना जाएगा। ठीक है, हाँ, नेसेसरी इंफॉर्मेशन क्या, प्रोवाइड ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन, यानी कि जो मैसेज है उसमें वो जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन है वो इंक्लूड होनी चाहिए। इसके अलावा इन बिटवीन जो कम्युनिकेशन आपका चल रहा है, इन बिटवीन कोई भी क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं सामने ऑडियंस की तरफ से, देन आपको सभी क्वेश्चंस का आंसर देना है। यू हैव टू प्रोवाइड द आंसर्स ऑफ ऑल क्वेश्चंस। कम्युनिकेशन के बीच में जो क्वेश्चंस रेज किए जा रहे हैं उनका आंसर भी आपको देना है, सभी का आंसर, तभी वो मैसेज आपका कंप्लीट माना जाएगा। ठीक है, तो कंप्लीटनेस में क्या होगा, सबसे पहले तो जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन है उसको इंक्लूड करो मैसेज में। इंक्लूड्स ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन इन योर मैसेज। एंड उसके बाद प्रोवाइड आंसर्स टू ऑल क्वेश्चंस। जितने भी क्वेश्चंस रेज किए जाएं उनके आंसर्स भी आपको देने हैं। तब आप लौट कर आओगे तो ये बोल सकते हो कि आज की कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हुई। ठीक है, उसके बाद लिखो कंसीडरेशन। कंसीडरेशन इसका मतलब क्या है, कोई भी रिलेवेंट। कंसीडर करने का मतलब क्या होता है, हाँ, सामने जो पर्सन है रिसीवर, उसकी फीलिंग्स को ध्यान में रखते हुए, उसके बैकग्राउंड्स को ध्यान में रखते हुए और लैंग्वेजेस वगैरह इसको ध्यान में रखते हुए, यानी कि आप जो मैसेज सेंड कर रहे हो वो कंसीडर करने लायक है भी या नहीं। अब उसको अगर कुछ समझ ही नहीं आएगा तो वो कंसीडर क्यों करेगा उसको। तो कंसीडरेशन का मतलब है कि आपका मैसेज कंसीडर करने लायक होना चाहिए, उसमें वो चीज़ें शामिल हों कि सामने वाला अट्रैक्ट हो उसको पढ़ने के लिए, उसको लगे हाँ मेरे बारे में ही बात हो रही है। तो इसके लिए अगर आप मैसेज करना चाहते हो तो सामने वाले का बैकग्राउंड पता होना चाहिए, उसकी फीलिंग्स पता होनी चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग तो आप मैसेज टाइप करोगे, तभी तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा सामने वाले पर। तो इसमें लिख लो आप कंसीडरेशन में, कीप द रिसीवर्स व्यू पॉइंट। कीप द रिसीवर्स व्यू पॉइंट। कीप द रिसीवर्स व्यू पॉइंट, कॉमा फीलिंग्स, कॉमा फीलिंग्स एंड बैकग्राउंड्स इन माइंड। बैकग्राउंड्स इन माइंड, अपने दिमाग में सामने वाले की फीलिंग, बैकग्राउंड, व्यू पॉइंट याद रखना होगा आपको।
उसके बाद 6 नंबर पे लिखो कर्टसी। क्या मतलब है इसका? थोड़ा सा पोलाइट रहो बोलते समय, है ना। गुस्से में बोलोगे सामने वाला नहीं सुनेगा। पोलाइट, रिस्पेक्टफुल। अगर सामने वाले से बात कर रहे हो तो उसे भी लगना चाहिए कि आप उसकी इज्जत कर रहे हो, नहीं तो क्यों सुनेगा वो आपको। जैसे नरेंद्र मोदी आ जाते ना, बहनों और भाइयों, समझ रहे, जो भी है तो बी पोलाइट, रेस्पेक्टफुल एंड शो पॉजिटिव एटीट्यूड। हाँ, बोलते समय आपको भी सामने वाले को दिखाना होगा पॉजिटिवली, आपको बोलना पड़ेगा वहां पे। बोलने वाला ही निगेटिव है तो सामने वाला पॉजिटिव हो जाएगा, वो और नेगेटिव हो जाएगा, है। रेस्पेक्टफुल एंड शो पॉजिटिव एटीट्यूड। हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड ही दिखाना है आपको बोलते समय। कितने हो गए? क्या बच गया? एक कंक्रीटनेस और होता है, कॉन्क्रीटनेस। यानी कि जो बात आप बोल रहे हो ना, वो फैक्ट के बिहाफ पे प्रूफ भी होती हो। ऐसा नहीं है कुछ भी बोल के आ जाओ, है ना। जैसे 2014 में बोल दिया था ना, 15-15 लाख सबके अकाउंट में आएंगे, तो कुछ भी नहीं, फैक्ट क्या है आपके पास कि आप दे ही दोगे। पर तब उन्होंने कह दिया कि ब्लैक मनी की फॉर्म में है इतना पैसा बाहर, उसे लेके आएंगे, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सब में 15-15 लाख। अब लोग कह रहे हैं कि तब तक नहीं जाओगे जब तक दे नहीं दोगे। समझ रहे हैं? तो ये गलत है। ये कैसे है? वो ऐसे ही जनता को लुभाने के लिए बड़ी बड़ी बातें कर देना। अब चुनाव में तो आप देख ही रहे हो, कोई कह रहा है 2500 रुपये देंगे हर महीने, कोई कह रहा है 5000 देंगे। बिहार में 10,000 सबके अकाउंट में ही डाल दिए। तो ये क्या है? आप जो बोल रहे हो वो फैक्ट एंड फिगर्स के बिहाफ पे सही है या नहीं है। कंक्रीटनेस, यानी कि आपका मैसेज कॉन्क्रीट होना चाहिए। फैक्ट एंड फिगर्स के बिहाफ पे आप जो बोल रहे हो वो प्रूफ भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मन में जो आया वो बोल के आ गया। अभी कोई पॉलिटिशियन बोल दे कि हम यहाँ गांव गांव में बुलेट ट्रेन चलवा देंगे, अब पता ही नहीं है उसको कुछ। समझ रहे हैं? तो ये है, AQI को टेम्परेचर बोल दिया था। तो मैसेज शुड बी स्पेसिफिक बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स, ये लिख लेना इसमें। मैसेज शुड बी स्पेसिफिक बेस्ड ऑन फैक्ट एंड फिगर्स। मैसेज शुड बी स्पेसिफिक बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स, मतलब आपके मैसेज में वो वजन होना चाहिए जो सामने वाले तक पहुंचे। तो वो वजन कब होगा? जब उसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स आप इंक्लूड करोगे, ऐसे ही नहीं सिर्फ बोल के आ जाओगे। ठीक है। जैसे अब एक है कि हम बोल दें कि इंडिया में सभी लोग बड़े खुश हैं, इंडिया में सभी लोग बहुत खुश हैं, और दूसरा पर्सन है वो बोल रहा है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के रिपोर्ट के बिहाफ पे ये देखो कितने खुश हैं, तो उसने फैक्ट्स इंक्लूड किए ना बोलते समय, तो उसकी बात ज़्यादा रिलायबल है, उस पर लोग ज़्यादा विश्वास करेंगे कि SDI इंडेक्स जो रिलीज होती है उसमें इंडिया की कितनी पोजीशन है, ये पता लग रहा है कि हम कितने खुश हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ओपन करना है, थोड़ा ओपन कर देना गेट, आप लोग बोलो। चलो
यहाँ से बोल दो आप। तो क्या अभी एक दो बार चलिए क्या अभी इस सीजन में? तो इसका तो सर्विस वर्विस पता नहीं है ना। ठीक है, याद रखेंगे इसको। अब लिखे फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन। गर्मी वास्तव में लग रही है। आप बोलो ना, आपकी बात में वजन है। फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन, फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन। आज जाते हुए सब लोग बोल देना, तो शाम तक सर्विस हो जाएगी, फिर कल की क्लास में आपको मिल जाएगी। तो कम्युनिकेशन का फंक्शन ये है कि पहले तो ये नॉलेज ट्रांसफ़र करता है, अब नॉलेज हो तब है ना, तो नॉलेज ट्रांसफ़र करता है। तो पहला लिख लो, क्या कहेंगे इसको, साइकोलॉजिकल बैरियर। लेकिन नॉलेज ट्रांसफर, कम्युनिकेशन का एक काम ये भी है नॉलेज ट्रांसफर करने का। फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन में अरे चल जाएगी वो। फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन में लिखो नॉलेज ट्रांसफर, लिख लिया। सेकंड लिखो, पहले सेटल हो जाओ दोबारा से। नॉलेज ट्रांसफर। दूसरा, लर्निंग एंड स्किल डेवलपमेंट। लर्निंग, लर्निंग एंड स्किल्स डेवलपमेंट। स्प्रेड अवेयरनेस, स्प्रेड अवेयरनेस, हाँ, स्प्रेड अवेयरनेस। फिर डिसीजन मेकिंग सपोर्ट, डिसीजन मेकिंग सपोर्ट, वास्तव में ही सफोकेशन हो रहा है। डिसीजन मेकिंग सपोर्ट, अंडरस्टैंडिंग इमोशंस, अंडरस्टैंडिंग इमोशंस। और लास्ट में मोटिवेशन। अगर किसी कम्युनिकेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व हो तो मोटिवेशन का भी मौका मिलता है, हो मिल जाए तो एक बार 4-5 बता देना फंक्शंस क्या क्या हैं। एक आप बता दो, मोटिवेशन लास्ट वाला फर्स्ट में, हाँ। नॉलेज ट्रांसफर, और कोई, डिसीजन मेकिंग सपोर्ट। इतना याद रखें, अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, कंप्लीट हो गया मैसेज।
अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन पे। इसमें बहुत सारा है मटेरियल, ठीक है। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, बहुत चीजें हैं। हाँ हाँ हाँ, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। पर सब लोग ना एक एक एग्जाम्पल देना हर टाइप के कम्युनिकेशन का, ठीक है। तो जो मेजर क्लासिफिकेशन है कम्युनिकेशन का वो तो दो ही है, वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। classified in two categories. First one is verbal communication, second non-verbal communication. और नॉन वर्बल, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। बेसिक डिफरेंस क्या है? रिटन कम्युनिकेशन किस में आएगा इसमें से? और नॉन रिटन कम्युनिकेशन? ओरल कम्युनिकेशन वर्बल में आएगा। और फिर नॉन वर्बल में क्या आएगा? फीलिंग्स, एक्सप्रेशंस, ये सब, ठीक है। एक्सप्रेस करना, जैसे इशारों में बातें करना, और वो फेशियल एक्सप्रेशन के द्वारा, तो ये सब किस में आएगा? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो रिटन तो इसमें आएगा ना, वर्बल में। ओरल भी वर्बल में आएगा भाई। वर्बल में जहां पे बोलकर या लिखकर जो इस्तेमाल कर रहे हो आप कम्युनिकेशन, वो वर्बल में ही आएगा। नॉन वर्बल में आ जाएंगे आपके एक्सप्रेशंस, एक्सप्रेशंस के बिहाफ पे। अगर किसी से आप बोल रहे हो कि मैं अंदर आ जाऊं और इधर से इशारा गया, तो ये क्या है? नॉन वर्बल ही तो है, बोल के नहीं बताया ना, नॉन वर्बल हो गया, ठीक है। तो वर्बल में लिख लो, जब हम वर्ड्स का यूज करके कम्युनिकेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, वो कौन सा कम्युनिकेशन कहलाता है? वर्बल कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बाय यूजिंग वर्ड्स। अब वो वर्ड्स या तो लिखकर हों या बोलकर हों, वो मैटर नहीं करता, क्योंकि जब बोल रहे हैं तब भी वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, और जब लिख कर दे रहे हैं तब भी हम वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दोनों ही फॉर्म में वो कम्युनिकेशन अल्टीमेटली किस में आएगा? वर्बल कम्युनिकेशन में आएगा। और नॉन वर्बल में क्या आएगा? एक्सप्रेशंस, ठीक है। एक्सप्रेशंस का जो यूज करके हम अपना कम्युनिकेशन कंप्लीट करते हैं, वो आपका नॉन वर्बल में आ जाएगा, ठीक है। अब हेडिंग पुट करें वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन, यहाँ पे बहुत सारे मीनिंग्स पूछे जाते हैं एग्जाम में आपसे, टर्म्स के, ठीक है। वर्बल कम्युनिकेशन, इसमें फर्स्ट रिटन कम्युनिकेशन लिखो। वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर फर्स्ट है रिटन कम्युनिकेशन, लिखित संचार। दूसरा अनरिटन, इसी को आप ओरल बोल दो। अनरिटन कम्युनिकेशन या ओरल कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन, अनरिटन कम्युनिकेशन, अनरिटन को ही ओरल कम्युनिकेशन, इसी में काउंट हो जाएगा। और थर्ड वन इज इंट्रापर्सनल। हाँ, इंटरपर्सनल नहीं, इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, सेल्फ टॉकिंग, खुद ही खुद से बात करना,
दो पार्टी नहीं चाहिए इसमें, खुद ही खुद से बात करना। कई लोगों को देखा होगा ना आपने, ऐसा लगता है पता नहीं किससे बात कर रहे हैं। आप लोग भी करते हो? तो उससे क्या अचीव होता है? हाँ, खुद ही खुद से कर लिया। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट है इंटरपर्सनल, वर्बल में ही आएगा इंटरपर्सनल। ये इंट्रा था, अब इंटर है। मार्कर क्या हो गया? इंटरपर्सनल तो जैसे दो लोग आपस में बात कर। इंटरपर्सनल में क्या आएगा? क्या आएगा इंटरपर्सनल में? दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, मिनिमम 2 तो होने चाहिए ना। इसके लिए मिनिमम 2 होने चाहिए कैंडिडेट आपस में बात करने के लिए, एक दूसरे से बात करना, सिंपल। इंटरपर्सनल, दो लोगों के बीच में आपस में बातचीत चल रही है। ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, एटलीस्ट 2 होने चाहिए, तब वो इंटरपर्सनल होगा। अगला लिखें ग्रुप कम्युनिकेशन, ये सब वर्बल में ही आएंगे। तो इंटरपर्सनल से बड़ी टीम हो जाएगी ये। इंटरपर्सनल में एटलीस्ट 2 तो होने ही चाहिए, ज़्यादा भी हो सकते हैं, और ग्रुप में उससे ज़्यादा हो जाए। जैसे सपोज ग्रुप डिस्कशन होता है, एक राउंड टेबल पे बैठे हुए हैं सब लोग, और वहाँ पे ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं किसी भी इशू पर। फॉर एग्जांपल, ईरान तेल भेजेगा या नहीं, ठीक है, तो वो ग्रुप कम्युनिकेशन हो जाएगा। उसमें 10 लोग, 20 लोग, 25 लोग इन्वॉल्व होंगे, आपस में अपने व्यू पॉइंट एक दूसरे से शेयर कर रहे होंगे, और एक दूसरे से क्रिटिसिज्म भी झेल रहे होंगे, कोई आलोचना भी कर रहा होगा, ठीक है। नहीं, ये पॉलिटिशियन थोड़ी ना, वो पॉलिटिशियन लड़ते हैं पार्लियामेंट में, वो तो है। हाँ बिल्कुल आएगा। इजराइल ने छोड़ी मिसाइल, ईरान ने छोड़ दी, जवाब दे रहे हैं ना। अच्छा, वो कैटेगरी। हाँ, और पड़ोसी जो खाड़ी देश हैं वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं ईरान को, तो उससे वो बदला ले रहा है कि तुम क्यों नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो इधर इजराइल ईरान, वो सॉरी इजराइल और अमेरिका है, उधर ईरान है, अकेला पड़ गया है, लेकिन वो बदला ले रहा है आसपास की कंट्रीज से भी, जो अमेरिका को कहीं ना कहीं फेवर करते हैं या इजराइल को करते हैं। हाँ, अब युद्ध जो होता है वो कम्युनिकेशन तो है ही भाई, एक तरफ से हमला हुआ तो जवाबी कार्रवाई तो होगी ना, तो कम्युनिकेशन पूरा ही किया जाएगा इसमें। अगला लिखे मास कम्युनिकेशन भी इसमें। अच्छा, मास कम्युनिकेशन हम अलग से तो पढ़ेंगे इसमें, लेकिन अभी वर्बल में सिर्फ मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, क्योंकि मास मीडिया, कम्युनिकेशन और सोसाइटी ये अलग से ही आपके में टॉपिक मेंशन कर दिया है। तो अगला इसमें वर्बल में लिख लो मास कम्युनिकेशन। इसमें क्या होगा आगे बताएं आप लोग, मास कम्युनिकेशन में क्या होगा है? बहुत सारी ऑडियंस होगी एज अ रिसीवर और बोलने वाला। यानी कि कोई भी मैसेज है, हम उस मैसेज को बहुत लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं, तो वो मास मीडिया है, वो सॉरी मास कम्युनिकेशन है। अरे ये टीवी वगैरह ये मास कम्युनिकेशन में ही तो आएंगे, टीवी रेडियो। अब जो न्यूज़ एंकर है वो एक है, उसने बोला और कितने लोगों तक पहुंच गया वो मैसेज, वो न्यूज़। हाँ, सेंडर एक होगा, रिसीवर बहुत सारे होंगे, तो ये मास कम्युनिकेशन। हाँ हाँ,
पॉलिटिशियन अगर किसी रैली को संबोधित कर रहा है तो वो मास कम्युनिकेशन है, क्योंकि वहां पे तो ऑडियंस बहुत ज्यादा बैठी हुई है, साथ ही साथ वो टेलीविजन पर भी ब्रॉडकास्ट हो रहा है, तो जो लोग वहां पे पार्टिसिपेट करने नहीं गए उन तक भी मैसेज पहुंच गया। जैसे वेस्ट बंगाल में अभी रैली हुई थी, शायद इलेक्शन आने वाले हैं उधर, हाँ तो बीजेपी का हुआ था, तो उधर तो भीड़ थी 8-10 लाख, और प्लस पूरी कंट्री देख रही थी, टीवी पे, घर यूट्यूब पे देख रही थी, तो ये मास कम्युनिकेशन। तो सॉरी, अच्छा हाँ हाँ हाँ, किसमें? हाँ तो नहीं बोल रहा ना, एक्सप्रेशन से वो कम्युनिकेट कर रहा है ना, नॉन वर्बल में आएगा वो। नहीं, नॉन वर्बल में बोल रहा है वो, कम्युनिकेशन तो उसका नॉन वर्बल हो गया, लेकिन उसे देखने वाले लोग हैं, ज्यादा हैं, तो वो मास में हो जाएगा, मास मीडिया में। किसके? वर्बल कम्युनिकेशन, हाँ हाँ। अरे ऑडियंस कवरेज के बिहाफ पे मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपको, ऑडियंस कवरेज के बिहाफ पे कितने लोगों को कवर किया जा रहा है, वर्बल का ही टाइप है ये, क्योंकि बोलकर या लिखकर किया जाएगा। लेकिन वो बोल रहे हैं कि जो मिस्टर बीन है वो तो बोलता ही नहीं था, लेकिन उसे हम टीवी पर देखते थे, ठीक है, तो कॉन्सेप्ट तो मास वाला ही है, लेकिन वो किस में आएगा, नॉन वर्बल है वो, ठीक है, है? अगला लिखो मेटा कम्युनिकेशन। हाँ, मेटा कम्युनिकेशन। अभी तक तो एक ही मेटा सुना था, क्या होता है मेटा कम्युनिकेशन? हाँ, एग्जाम्पल देके बताओ, ग्लोबल लेवल पे जो, चैनल पे मेटा कम्युनिकेशन का मतलब है कम्युनिकेशन के बारे में भी कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन अबाउट कम्युनिकेशन। इसका क्या मतलब है? मतलब सामने कुछ अलग दिखाई दे रहा है, इंटरनली कुछ और चल रहा है, बोलते टाइम भी। हाँ, कैसे? जैसे आप किसी से गुस्सा हो और मजबूरी है कि हंस के आपको उसके साथ हैंडशेक करना पड़ेगा, इंटरनल तो चल रहा है ना, हाथ मिलाते हुए भी अंदर गुस्सा है, और हमें मजबूरी में स्माइल करते हुए हैंडशेक करना पड़ेगा। पर्सनल हाँ, पर्सनल तो बाहर कुछ और दिख रहा है, अंदर कुछ और चल रहा है कम्युनिकेशन के टाइम पे, तो जो हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं उसके बारे में भी कम्युनिकेशन अंदर चल रहा है, तो कम्युनिकेशन अबाउट कम्युनिकेशन, ये है मेटा कम्युनिकेशन, ठीक है। तो मेटा कम्युनिकेशन में लिख लेंगे आप कम्युनिकेशन अबाउट कम्युनिकेशन, एक कम्युनिकेशन ऑलरेडी आपके सामने चल रहा है, उसके इंटरनली उसके बारे में एक और कम्युनिकेशन चल रहा है आपके मन में, तो वो हो जाएगा मेटा कम्युनिकेशन। उस टर्म को क्या बोलेंगे? मेटा कम्युनिकेशन। तो जो एक्चुअल वर्ड्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं उनका हिडन मीनिंग समझ रहे हैं, हिंदी में ऐसे ही लिखेंगे। मतलब एक्चुअल वर्ड इसका नहीं है, मेटा बना है कम्युनिकेशन अबाउट कम्युनिकेशन। और आप देख लेना एक बार, मुझे भी बता देना, ठीक है। तो यानी कि फ्रंट पे जो दिख रहा है वो एक कम्युनिकेशन हो गया, वो कम्युनिकेशन परफॉर्म किया जा रहा है दो पार्टीज के द्वारा, उसके अंदर एक और कम्युनिकेशन चल रहा है माइंड में, उस कम्युनिकेशन के बारे में, तो वो उस पूरी प्रोसेस को कहेंगे हम मेटा कम्युनिकेशन। हाँ,
तो जैसे हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, ये हम डिबेट कर रहे हैं और अभी अभी हम 10 झूठ बोल के आए हुए हैं, तो हम वो भी सोच रहे हैं अरे मैंने तो अभी बोला था, नहीं बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए, और अंदर चल रहा है मैंने तो अभी बोला था। कह सकते हो। अगला लिखे फॉर्मल कम्युनिकेशन। हाँ, वर्बल में, वर्बल। अरे टर्म्स ही तो हैं इस पेपर में, इस यूनिट में टर्म्स बहुत पूछी जाती है। फॉर्मल कम्युनिकेशन केवल वर्किंग के आधार पर या उनके फंक्शंस सिचुएशंस के आधार पर अलग अलग नाम दे दिए हमने, इसको है सब कम्युनिकेशन। अब फॉर्मल और इनफॉर्मल बना दिया हमने। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है? प्रोफेशनली रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हुए जो कम्युनिकेशन होता है उसे हम कहते हैं क्या? फॉर्मल कम्युनिकेशन। जैसे कि स्कूल में, कॉलेज में, इंस्टीट्यूशंस में एक रूल्स रेगुलेशन डिसाइडेड होते हैं, उनको ध्यान में रख के ही हमें सामने वाले से बातचीत करनी पड़ती है। तो वो प्रोफेशनली जो बातचीत हो रही है, कम्युनिकेशन हो रहा है, उसे हम फॉर्मल कम्युनिकेशन कहेंगे। अब जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो या आप पढ़ रहे हो यूनिवर्सिटीज़ में, तो वहाँ पे अगर आप कम्युनिकेट करना चाहते हो हायर डिपार्टमेंट को किसी कंसर्न को लेकर, तो क्या ऐसे ही जाके ऑफिस में बोल दोगे? एक प्रॉपर उसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है जो वहाँ पे बताई जाती है आपको कि इनको अगर आपको रिपोर्ट करना है या इनसे कम्युनिकेट करना है तो ये प्रोसेस है। तो आप ईमेल का सहारा लोगे, फॉर्मल कम्युनिकेशन में आता है ईमेल। प्रॉपर ईमेल आप उनको भेजोगे, उधर से अप्रूवल आएगा, अप्रूवल आएगा तब आप उसको कंप्लीट मानोगे। ठीक है? ऐसे नहीं बोल सकते ना कि आपको अगर ये ऑफिस में काम कर रहे हो और काम करते करते ही अगर आपके बॉस सामने से गुजरे हैं तो बोल दें कल नहीं आऊंगा मैं। ये फॉर्मल है? नहीं, ये घर पे चलेगा कि मैगी नहीं बनाऊंगा मैं। समझ रहे? वहाँ ऑफिस में नहीं चलेगा। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन रूल्स रेगुलेशन के आधार पर जो कम्युनिकेशन होता है, फॉर एग्जांपल स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, मल्टीनेशनल कंपनीज या एनी अदर कंपनीज, तो उसमें जो कम्युनिकेशन होता है उसे हम फॉर्मल कम्युनिकेशन लिख लो, बेस्ड ऑन रूल्स एंड रेगुलेशन। एग्जाम्पल लिख लेना, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज एटसेट्रा, ऑफिसेस। तो कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन रूल्स एंड रेगुलेशन और यू कैन से कोड ऑफ कंडक्ट जो डिसाइडेड है ऑफिस का, उसके बिहाफ पर हम बातचीत करें उसे हम फॉर्मल कम्युनिकेशन कहेंगे। इसके जस्ट अपोजिट है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अगला इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होगा? बिना कोई रूल्स रेगुलेशन को फॉलो किए, बिना कोई कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो किए, जैसे फैमिली में, परिवार में, दोस्तों में, यारों में बातचीत होना कभी भी शुरू हो जाती है। ठीक है? तो ये इनफॉर्मल में आएगा। समझ रहे हैं ना इनफॉर्मल में? अभी आप आपस में कैसे भी बात कर लो, इनफॉर्मल। लेकिन अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप किसी से बात करना चाहते हो तो फॉर्मल बिहेवियर ही रखना पड़ेगा, फॉर्मल वे ऑफ टॉकिंग ही रखना पड़ेगा, तो वो फॉर्मल है। यानी कि देखो, जो फॉर्मल वाला कम्युनिकेशन है वो फॉलो हम घर पे नहीं कर सकते, फिर भी पिटाई होगी। और अगर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हमने ऑफिस में फॉलो कर लिया तो पिटाई होगी। जो जहां पे जिस टाइप का कम्युनिकेशन फॉलो करना है वही होगा। अरे पिटाई इन द सेंस किसी किसी भी टाइप का पनिशमेंट, किसी भी टाइप का। हाँ, किसी भी टाइप का। मैं ये भी नहीं कह रहा कि पनिशमेंट में आपसे कह रहे हैं कि यू आर फायर्ड, कोई भी जिससे सामने अगली बार ऐसा कुछ ना हो। हाँ, ठीक है। अगला लिखो,
ये टर्म ही है जो कुछ है। कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन र्यूमर्स, अफवाहों पर आधारित कम्युनिकेशन। रियलिटी एग्जिस्ट नहीं करती, रियलिटी एग्जिस्ट नहीं करती है इसमें। अफवाहों, एक अफवाह, छोटी सी अफवाह एक जगह से शुरू हुई और वो कब बड़ा रूप ले लेगी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पता भी नहीं लगेगा। ये ऑफिशियल मतलब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। ये ग्रेपवाइन क्या है? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के अंडर में ही एक सब कैटेगरी है और ये ऑफिस में ही देखने को मिलता है। ऑफिस के बिहाफ पर इसको टर्म दिया गया है ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन। अरे 1:30 बजे के बाद आप देख लेना एक दूसरे को, जो भी 1:30 बजे के बाद, मुझे तो सुरक्षित निकलने दो यहाँ से। ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है और ये ऑफिस बेस्ड कम्युनिकेशन है। अब कैंटीन में, कैफेटेरिया में लंच करते समय एक व्यक्ति ने कुछ झूठी बात बता दी दूसरे को किसी एम्प्लॉय के बारे में ही। अब वो वहां से लंच करके समोसा खा के निकल गया बाहर, उसको 4 लोग और मिल गए, मतलब एम्प्लॉय ही उसी ऑफिस के 4 लोगों तक उसने 50% एड ऑन करके बता दी। एक तो अफवाह थी, अब उसमें 50% र्यूमर्स और ऐड कर दी 4 लोगों को। अब वो 4 लोग अपने सीनियर, जो एकदम नजदीकी वाला सीनियर होगा, उनको बताएंगे। अब पता लगा बात उस जो शुरू हुई थी वो बॉस के बारे में हुई थी, जो कंपनी का बॉस है। अब बॉस तक ही वो बात पहुंच जाएगी धीरे धीरे और लेवल बड़ा हो जाएगा। उस बॉस कहेगा ऐसा भी हुआ था क्या? समझ रहे हैं? तो ये र्यूमर्स पर आधारित है। ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का टाइप होता है ऑफिस में देखने को। ठीक है, कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन र्यूमर्स, कोई एग्जिस्ट नहीं। हाँ, जैसे गलत फहमी हो जाती है ना, अब वो गलत फहमी का प्रचार कर दिया जाए तो वो बड़ा रूप ले लेगी ना, और वाकई में ऐसा कुछ था नहीं, वही हो गया। हाँ, हाँ, जो सामने वाला शो करना चाह रहा था आप उसको समझ नहीं पाए, जो बात वो कहना चाह रहा था, या जो उसके एक्सप्रेशन, बॉस के जो एक्सप्रेशंस थे फोन पे बात करते समय, उसके एक्सप्रेशंस देख के सामने वाले ने र्यूमर बना ली, लगता है परेशान है, घर से लड़ाई करके आया है। अब ये बात फैलती गई, फैलती गई, फैलती गई। वास्तव में जब पता लगा उसको, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था। समझ गए ना? र्यूमर्स था और कुछ। अब लिखें हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन क्या है? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कम्युनिकेशन, जैसे आप लोग स्टूडेंट हो, सभी हो यहाँ, आपस में जो बात करोगे ना वो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहलाएगा। सेम लेवल पे बात करना। जैसे गवर्नमेंट का ऑफिस है, अब वहाँ पे कोई सीनियर ऑफिसर बैठा हुआ है और एक है क्लर्क की पोस्ट पे, तो वो क्लर्क डायरेक्ट ऑफिसर से बात नहीं कर सकता। अगर वो डायरेक्ट ऑफिसर से बात करेगा तो वो वर्टिकल कम्युनिकेशन में आ जाएगा। ठीक है, यानी कि सेम लेवल के जो लोग हैं वो आपस में बात करें, सेम पोस्ट के लोग हैं, सेम प्रोफेशन के लोग हैं, वो आपस में बात करें, उसको हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहेंगे। ठीक है, मिनिस्टर आपस में बात कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर से बात कर रहा है, वर्टिकल कम्युनिकेशन। ठीक है, और मिनिस्टर जो है प्रेसिडेंट से डायरेक्ट बात कर रहा है, वर्टिकल कम्युनिकेशन। तो अपने लेवल से अप लेवल पे, या अप लेवल पे आप खुद हो और लोअर लेवल से बात करना डायरेक्ट, ये वर्टिकल कम्युनिकेशन। और सेम लेवल पर कम्युनिकेट करना वो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन।
अब ये किसी भी फील्ड में कहीं भी हो सकता है, ये सिर्फ उस कैरेक्टरिस्टिक्स के बिहाफ पर ये नाम दिया गया है, क्या होगा हॉरिजॉन्टल और क्या होगा वर्टिकल। ठीक है, अब इन दोनों को जब मिक्स कर देते हैं देन बनता है डायगोनल कम्युनिकेशन। डायगोनल कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों लिख लेना, सेम लेवल हॉरिजॉन्टल का है और डिफरेंट डिफरेंट लेवल के पर्सन्स आपस में बात कर रहे हैं तो वो हॉरिजॉन्टल है। डायगोनल का एग्जांपल, डायगोनल का मतलब है कोई भी किसी भी लेवल पे है और किसी से भी बात करे। डायगोनल जैसे एक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में है कोई, दिल्ली गवर्नमेंट में कोई एजुकेशन मिनिस्ट्री में है, और एक है ये जल विभाग में है, वाटर डिपार्टमेंट में है, और दोनों आपस में बात करें, दोनों आपस में बात करें और लेवल भी दोनों का अलग है। यहाँ एजुकेशन वाला जो कैंडिडेट है, वो व्यक्ति है, उसका लेवल है ऑफिसर लेवल का, और जल विभाग में जो व्यक्ति उसका लेवल है क्लर्क लेवल का। अब वो डायरेक्ट क्लर्क जो है एजुकेशन वाले ऑफिसर से बात करने लगे, डायगोनल। क्या अरे इनफॉर्मल में काउंट होगा, हम फीचर के बिहाफ पे अलग अलग टर्मिनोलॉजी देख रहे हैं, इनफॉर्मल में तो होगा ही। बातचीत करने का अगर ऑफिशियल वो फॉर्मल तरीका अपनाएगा नहीं कोई, तो वो इनफॉर्मल में डाल दिया जाएगा। नहीं, वो आप सही कह रहे हो। डायगोनल में देखो, सेम लेवल, सेम लेवल का मतलब एक ही लेवल पे दो, और डिफरेंट लेवल टॉप टू बॉटम या बॉटम टू अप कम्युनिकेशन हो रहा है। डायगोनल का मतलब है दो कैंडिडेट अलग अलग डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, फिर भी उनको कोई कम्युनिकेशन करना पड़ रहा है, तो वो डायगोनल में आएगा। है? हाँ, हो सकता है। स्टूडेंट और टीचर तो टॉप टू बॉटम में हो गया ना ये। अरे आप समझ नहीं रहे। एक और एग्जांपल ले लो फिर बताना। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट सुन लो एक बार, दिल्ली का पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट PWD, ठीक है, दिल्ली का PWD, और जो है ये जो भी वाटर मिनिस्टर हैं, जल मंत्री दिल्ली के जो भी हैं, तो उनसे कम्युनिकेट करता है। PWD का कोई ऑफिसर डायरेक्ट दिल्ली के जल मंत्री से कांटेक्ट करता है। डिफरेंट अलग वो डिपार्टमेंट अलग अलग हो गए। अरे नहीं, सुनो तो, अब इसमें तीसरा भी इन्वॉल्व हो जाएगा, DMRC। तो डायगोनल का मतलब है, देखो जैसे अभी जो कॉरिडोर शुरू किया है ना, मेट्रो वाला फेज 4 है, पता नहीं कौन सा है, तो वहां पे यमुना के किनारे जो एक मेट्रो स्टेशन है सूरघाट नाम से, सूरघाट नाम से एक मेट्रो स्टेशन है, पूरी लाइन क्लियर हो गई है, मेट्रो स्टार्ट हो गई है, चलने लगी है, लेकिन वो सूरघाट वाला जो मेट्रो स्टेशन है उसको एंट्री और एग्जिट अभी अवेलेबल नहीं है वहाँ पे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कुछ डिस्प्यूट चल रहा है, यमुना को लेकर और लैंड एक्विजिशन को लेकर कुछ डिस्प्यूट चल रहा है, तो उसमें PWD, पब्लिक और DMRC और मिनिस्टर तीनों इन्वॉल्व हैं। अब किसी का भी कोई ऑफिसर डायरेक्ट मिनिस्टर से बात कर रहा है, ये डायगोनल में आएगा। किसी भी लेवल का, किसी भी डिपार्टमेंट का दूसरे डिपार्टमेंट से। हाँ, ऑब्जेक्टिव एक ही है कि हमें ये क्लियरेंस मिलके करना है,
हाँ हाँ, ऑब्जेक्टिव एक ही होगा, हमें ये क्लियरेंस मिलके करना है। बिना ऑब्जेक्टिव के हम किसी से भी बात करें वो नहीं, ऑब्जेक्टिव एक ही है कि हमें ये क्लियरेंस चाहिए। अब उसके लिए अगर 3 डिफरेंट डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं तो उनमें कम्युनिकेशन होगा, लेकिन ये डायगोनल कम्युनिकेशन होगा, क्योंकि एक डिपार्टमेंट का जूनियर ऑफिसर हो सकता है फाइल सबमिट करने के लिए दूसरे डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिसर के पास जाए, दूसरे डिपार्टमेंट का सीनियर ऑफिसर तीसरे डिपार्टमेंट के डायरेक्ट मिनिस्टर के पास जाए। तो ये डायगोनल कम्युनिकेशन है, डिपार्टमेंट भी अलग अलग, लेवल भी अलग अलग, और कोई भी किसी से भी बात कर रहा है लेकिन सेम ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। क्लियर है ना? अब ठीक है। हाँ, अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। काइनेसिस क्या होता है, इसका मीनिंग? कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन बॉडी लैंग्वेज। बोलेंगे नहीं, मतलब आप तो बोलोगे, इस कम्युनिकेशन में नहीं बोलेंगे, केवल एक्सप्रेशंस का यूज होगा, बॉडी लैंग्वेज का। एक पर्सन दूसरे से बॉडी लैंग्वेज का यूज करके हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करें। हाँ, वही वाला बॉडी लैंग्वेज। बहुत सारे बच्चों के लिए कार्टून्स आते हैं ना, ऐसे चैनल्स हैं बहुत सारे जो बोलते नहीं हैं। नहीं तो वो दोनों तरफ से नहीं हो रहा ना, जब एक तरफ से हो रहा है तो वो कम्युनिकेशन पूरा माना ही नहीं जाएगा, दोनों तरफ से होना चाहिए। अभी रोड के इस किनारे आप खड़े हो, उधर कोई और खड़ा है, आप कह रहे हो उधर से, हो गया कम्युनिकेशन, कंप्लीट हो गया ना, काइनेसिस। तो इसका कोई भी एग्जांपल लिख लो, बता दो भाई 2-4। कौन सा गेम? वन पर्सन कम्युनिकेट विथ अदर पर्सन बाय यूजिंग बॉडी लैंग्वेज ओनली, बोलेगा नहीं वो है। एग्जाम में चीटिंग ऐसे तो वो लिखा हुआ है वो। अब मैं बोलूं 1 का क्या, आप कहोगे सी, है ना? ठीक है, क्या हुआ? क्रोमैटिक्स, क्रोमैटिक्स नहीं, अब्बा डब्बा नहीं, ये कलर है, कलर बेस्ड कम्युनिकेशन। अब सामने से कार निकल के जा रही है, अगर येलो नंबर प्लेट है तो समझ जाओगे ना, हम क्रॉस कर रहे हैं, रेड लाइट हो गई, समझ जाओगे ना। क्या रेड लाइट ने चिल्लाया कि अभी नहीं जाना? तो वो रेड हो गई खुद, तो समझ जाओ नहीं जाना अभी। तो ये है क्रोमैटिक्स।
कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन कलर, रंग के आधार पर कम्युनिकेशन, वो पूरा आपका कम्युनिकेशन कंप्लीट कर देता है सिर्फ आपको दिखा के, उसको कलर को शो करा के आप कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाता है। जैसे और कोई एग्जांपल इसमें, रेड लाइट, ग्रीन लाइट और येलो। ठीक है, जैसे टैक्सी का नंबर प्लेट हो गया। अच्छा, ग्रीन नंबर प्लेट किसकी होती है? ईवी की ना, और येलो कैब्स की है। तो वो हमें कलर से ही पता लग जाता है। जो वो कार मैसेज देना, हाँ किसमें? क्यों, क्या हुआ? टू वे कम्युनिकेशन हुआ है इसमें। लाइट रेड हुई, आप उधर से आ रहे थे, लाइट रेड हुई, रेड होकर वो कहना क्या चाह रही है आपसे? रुक जाओ, तो रुक गए ना आप। हाँ, नहीं, अगर स्टूडेंट कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है तो वो उस स्टूडेंट के बिहाफ पर, पर्टिकुलर उस स्टूडेंट के बिहाफ पे टू वे कम्युनिकेशन नहीं माना जाएगा, रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। हाँ, वो पैर भी बने होते ना, इसी पे चलो तो नीचे पहुंच जाओगे प्लेटफॉर्म तक, है ना। अगला लिखें क्रोनेमिक्स। कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन टाइम, समय के आधार पर कम्युनिकेशन। कोई एग्जांपल? क्या खत्म हो गया? हाँ ठीक है, जैसे 15 मिनट तक मत देखना अभी, क्योंकि पानी भी नहीं है ना, फिर मैं अभी देखो, मान लीजिए आप कहीं इंटरव्यू देने गए, इंटरव्यू का टाइम है आपका 10:30 सुबह, आप पहुंच गए 10:15 पर ही, 15 मिनट पहले। तो आपके 15 मिनट पहले आने से क्या मैसेज डिलीवर हो रहा है सामने उस ऑर्गेनाइजेशन में? पंचुअल है, पंचुअलिटी दिख रही है आपकी। आपने किसी का नंबर निकाल के इंटरनेट से और उस पर व्हाट्सअप कर दिया हाय, अब सुबह से शाम हो गई लेकिन रिप्लाई नहीं आया, इसका मतलब क्या है? बिजी नहीं, कि ट्राई करना छोड़ दो, रिप्लाई नहीं आएगा। तो अगर सुबह से शाम हो गई, टाइम बहुत हो गया, रिप्लाई नहीं आया, समझ जाओ क्या आपने कुछ बोला? नहीं। सामने से कुछ बोला गया? नहीं। टाइम ज्यादा हो गया ना, तो समझ जाओ। ठीक है, तो ये है टाइम बेस्ड कम्युनिकेशन। और कोई है? ठीक है, तो टाइम के बिहाफ पर अगर कोई मैसेज क्लियर जा रहा है तो उसे बोलेंगे हम क्रोनेमिक्स। अगला लिखें हैप्टिक्स। तो कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन टच, टच के आधार पर कम्युनिकेशन। आंखें बंद है आपकी और कोई गिलास पकड़ा दिया गया है आपको,
तो कब छोड़ना है वो या पकड़ के रखना है ये डिसाइड हो जाएगा, गर्म है या ठंडा है वो। तो केवल टच करके पता लगाना। तो टच के बिहाफ पर ना तो गिलास ने ये बोला आपसे मैं गर्म हूं, ना आपने पूछा, लेकिन टच करने से ही आपको पता लग गया कि ये होल्ड करके रखना भी है या छोड़ देना है। ठीक है, तो टच के आधार पर जो भी कम्युनिकेशन होता है वो आपका होगा हैप्टिक्स कहलाएगा, हैप्टिक्स कम्युनिकेशन। ये सब नॉन वर्बल में आते हैं। नहीं है, हाँ कुछ नहीं बोलना। ऑक्यूलेसिस OCU है, बेस्ड ऑन आई, आईज आधारित, आंखों पर आधारित कम्युनिकेशन। जैसे वो हिंदी में तो बड़ी अच्छी कहावत है ना इसकी, आंखें लाल होना, समझ जाओ उससे कि अभी बात करना ठीक नहीं है। तो ये आई वो आंख पर आधारित कम्युनिकेशन है, यानी कि बोलने से पहले ही आप समझ जाओ अभी बात करने का टाइम सही नहीं है, अभी नहीं करेंगे बात। तो कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन आई, तो उसे बोलेंगे ऑक्यूलेसिस। आंखों से ही डिसाइड हो कम्युनिकेशन पूरा हुआ या नहीं हुआ, समझ गए। और जैसे मम्मा और बच्चों की देख लें, तो मम्मा दूर बैठी हैं, बस आंखों का इशारा ही काफ़ी है, आगे बढ़ना है हमें या नहीं, कुछ चीज़ लेने के लिए, समझ गए ना, वो उसी में आ जाए। आर्टिफैक्ट्स, साइन या सिंबल स्पेसिफिक कम्युनिकेशन, कोई साइन या सिंबल, उससे हमें पता लग जाए क्या है। सांस लेना, कौन सा, राजस्थान हाँ हाँ हाँ, और जैसे एम्बुलेंस, डॉक्टर्स की यूनिफॉर्म देख के ही पता लग जाता है ना, वो सिंबल है, उसकी खुद की यूनिफॉर्म अपने आप में एक सिंबल है कि ये डॉक्टर है। और कुछ एग्जांपल, ट्रैफिक रूल्स में है ना, और रोड पर किधर जाना है आपको, आगे जाना है या टर्न लेना है आपको, ठीक है। तो ये साइन सिंबल के आधार पर जो कम्युनिकेशन होता है। अब वहाँ पे आप ड्राइव कर रहे हो, वहाँ कोई हर जगह मिलेगा नहीं आपको कि इधर जाना है इधर जाना है, ठीक है, वो सिंबल्स लगे हुए हैं, बोर्ड लगा हुआ है, उसी से आपको समझ जाना है किधर टर्न होना है हमें। हाँ हाँ हाँ, साइन, स्पेशल साइन है ना उनके पास। तो साइन और सिंबल पर आधारित जो कम्युनिकेशन है उसे हम कहेंगे आर्टिफैक्ट्स। और कोई एग्जांपल, क्या, अच्छा हिटलर वाला, एन है वो, हाँ साउंड बेस्ड कम्युनिकेशन, ध्वनि पर आधारित कम्युनिकेशन है। कोई आराम से बोल, जैसे ये आपसे आराम से बोल रहे हैं, समझ जाओ कि बात कर सकते हैं। अभी गुस्से में बोला होता तो आप टर्न होके चुपचाप बैठ जाते। तो मतलब आप आराम से बोल रहे हो, चिल्लाकर बोल रहे हो, एग्रेशन में बोल रहे हो, उससे ही सामने वाले को पता लग जाएगा क्या मैसेज आ रहा है और क्या रिसीव हो रहा है मुझे, और समझ जाना चाहिए, ऐसा साउंड बेस्ड। और हाँ, और जैसे एम्बुलेंस का सायरन बजता है तो समझ जाते हैं ना बाहर से एम्बुलेंस निकल रही है,
पीछे अगर हम ड्राइव भी कर रहे हैं और पीछे एम्बुलेंस आ रही है तो उसी आवाज से ही समझ जाते हैं। तो ये वाला तो समझ जाते हैं ना, बारिश हो रही है। हाँ ठीक। नहीं देखो, हम बोल रहे हैं, इसको आप बोलोगे कि ये वर्बल कम्युनिकेशन में आएगा। वो हम इसकी एक फीचर के बिहाफ पे बोल रहे हैं कि जो कि वर्ड्स का यूज़ कर रहे हैं ना हम, तो वो एक फीचर हो गई कि ये वर्बल में है। लेकिन यहाँ हम सिर्फ साउंड उसका देखेंगे, तो उसको टर्म दे देंगे ये वाले, केवल साउंड देखेंगे। ठीक है, तो तेज है आपका साउंड बात करते समय या कम है, उससे एक अलग मैसेज जाएगा। आप जो बोलोगे ना वर्ड्स का यूज करके, वो मैसेज तो सामने वाले को जा ही रहा है, लेकिन वो बोल रहे हो किस अंदाज में, उससे एक और मैसेज जाएगा उसके पास कि हाँ बोला तो उसने, लेकिन कुछ अलग तरीके से बात किया आज उसने। तो बोलने वाले जो शब्द हैं वो तो आपको उसको रिसीव हो गए, लेकिन किस अंदाज में बोला उससे एक और मैसेज गया उसके पास कि ये गुस्से में बोला था या सही से बोला था, आराम से बोला। समझ रहे हैं? सिर्फ वो एक स्पेसिफिक जो फीचर है किसी की, उस बेस पर हमने एक टर्म दे दिया है, इसको एक नाम दे दिया है। ठीक है, ओवरलैपिंग हो सकते हैं, एक दूसरे में आ सकता है, क्योंकि फीचर वर्बल की नॉन वर्बल में दिख सकती है हमें, लेकिन हम नॉन वर्बल में उसे क्यों पढ़ रहे हैं, उसका एक यूनिक फीचर है साउंड सिस्टम। ठीक है, एक और लिख लो। मिमिक्री करना, कोई बाजू में बैठ के अगर किसी की मिमिक्री कर रहा है तो हम समझ जाएंगे ना कि कौन बोल रहा है, मतलब किसकी आवाज़ है। तो मैसेज हम तक पहुंच गया ना किसकी आवाज़ है। वो ये मिमिक्री करने से पहले ये नहीं बताएगा आपको कि मैं इस एक्टर की या इसकी आवाज़ निकालूंगा, वो नहीं बताएगा, लेकिन जब वो मिमिक्री करना शुरू करेगा आपको क्लियर हो जाएगा कि किसकी आवाज़ है। तो मिमिक्री बेस्ड जो कम्युनिकेशन है उसे नाम दे दिया है मिमेसिस। ठीक है, इसको रिवीजन कर लेना, फिर आगे अगली क्लास में इसके आगे हम पढ़ें। और कोई डाउट है जो लास्ट में आए थे वो लोग, अभी लेट आए थे क्लास में, किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। रिवीजन कर लेना, ये टर्म्स क्वेश्चन में, ये नॉन वर्बल की जो टर्म्स है ना, ये क्वेश्चन में डायरेक्ट मेंशन होती हैं। ये क्वेश्चन में मेंशन होगा, इसके एक्सप्लेनेशन में 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको। अब कौन सा ऑप्शन ABCD में से कौन सा ऑप्शन इस टर्म को सही एक्सप्लेन कर रहा है वो आपको करेक्ट करना पड़ेगा। मतलब जो मीनिंग हमने डिस्कस किया है ना, वो मीनिंग, हाँ एग्जाम्पल दे सकते हैं, उसके मीनिंग को एलिबरेट कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, 4 अलग अलग, लेकिन जो सही मैच कर रहा है वो आपको बताना पड़ेगा। है? हाँ हाँ, बॉडी लैंग्वेज में, हाँ बॉडी लैंग्वेज। ठीक है जी, चलो थैंक यू।